अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके 3 तरह के हमने केसेस देखे थे। केस 1 ये देखा था कि अगर एग्जामिनर हमें मीन नहीं गिवन देता तो हमने n मल्टीप्लाई p करके मीन फाइंड किया था। हमें मतलब पॉइजन में हमें एक पैरामीटर चाहिए होता है, वो हमारे पास मीन होता है, पॉपुलेशन मीन पैरामीटर होता है। ठीक। सेकंड केस हमने ये पढ़ा था कि अगर वो मीन बनाए दे दे, गिवन कर दे, हमने कहा था बड़ी आसान बात है, हमें एक पैरामीटर चाहिए था, वो भी मीन चाहिए था, वो एग्जामिनर ने गिवन कर दिया। थर्ड केस ये था कि मीन गिवन था लेकिन कन्वर्जन उसने कुछ दी हुई थी, यानी कि क्वेश्चन में ऑर्स थे, आंसर में मिनट थे, या क्वेश्चन में उसने 15 मिनट के बारे में पूछा, क्वेश्चन में गिवन किया 15 मिनट्स के बारे में और आंसर रिक्वायर किया 5 मिनट में, तो हमें 15 को 5 मिनट में कन्वर्ट करना था। इस तरह का कन्वर्जन था। तो यहाँ पर हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया था। इसका अब पॉइजन और नॉर्मल इन दोनों को मिक्स करने लगे हम। ऐसे मिक्स तो नहीं होगा, लेकिन ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ये बाइनोमियल की अप्रॉक्सीमेशन के तौर पर भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर बाइनोमियल से क्वेश्चन सॉल्व ना हो और कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस मीट हो रही हों तो हम बाइनोमियल के क्वेश्चन के होते हुए उसको पॉइजन से भी कर सकते हैं। देखिए, हमने इस बाइनोमियल के लिए एक कंडीशन रखी थी कि n नंबर ऑफ सैंपल अगर ग्रेटर देन 30 हैं, कोई स्टैटिस्टिशियंस इसको 20 भी करते हैं, कोई 25 भी ले लेते हैं, तो हमने ज़रा 30 लिया हुआ है। ठीक है जी। अगर n जो है वो हमारे पास लेस देन, अगर n जो है वो हमारे पास लेस देन 30 है और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 5% है, यानी कि 5% से ज़्यादा हो, तकरीबन 5% या मीन 0.05। ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो हमने कहा हम बाइनोमियल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्यों? हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है इस केस में, बाइनोमियल केस में नॉर्मली क्या होती है, 5% से ज्यादा ही होती है। बाइनोमियल के केस में नॉर्मली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है 20%, 25, 50 तक भी चली जाती है समटाइम। ठीक है। लेकिन 5% से कम ग्रेटर होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी थोड़ी सी अच्छी होती है और सैंपल साइज जो है वो स्मॉल होता है। यानी कि अगर इसकी फर्दर कंडीशन लगाऊं तो स्मॉल सैंपल साइज होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस होती है वो ग्रेटर होती है। किससे? 5% से। ये क्राइटेरिया होता है। तो हमने कहा कि अगर ऐसा हो जाए, कि हमारे पास, और पॉइजन के लिए हमने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ था, हमने कहा अगर n जो है नंबर ऑफ सैंपल, n सैंपल साइज जो आपका सैंपल साइज होता है पॉइजन केस में ये वेरी लार्ज होता है, अच्छा खासा होता है। हमने कहा भाई वेरी लार्ज कितना, थोड़ा सा आइडिया दे दो। एग्जैक्ट फिगर नहीं होती लेकिन आइडिया ही होता है। उसने कहा n कम से कम तुम्हारा जो n है ना इस केस में वो कम से कम 30 से बड़ा हो। 30 से कितना बड़ा? 1000, 2000, 5000, 10,000 तक भी जा सकता है, लेकिन 30 से थोड़ा सा बड़ा हो। 40, 50, 60 इन सब के लिए हम अगर n लार्ज है। और सेकंड केस, जिस तरह बाइनोमियल में n क्या था, 30 से कम हो और प्रोबेबिलिटी 5 से ज्यादा हो। पॉइजन में क्या होता है,
सैंपल साइज लार्ज हो लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 5% से कम होनी चाहिए, 5% से कम होनी चाहिए या नियर टू 5% होनी चाहिए, या 5% के करीब करीब हो तो काम चल जाता है। या तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेस देन 5% हो या नियर टू 5% भी है तो भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर लेते हैं। तो आज ये तय हुआ, जो कि पहले भी तय हो चुका था, कि अगर सैंपल साइज बहुत ग्रेटर है, सैंपल साइज वेरी लार्ज है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्मॉल है, यानी कि लार्ज सैंपल साइज विद स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि एक जुमला लिख सकते हैं, लार्ज सैंपल साइज with large sample size with small probability of success। अगर ऐसा है तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। सही हो गया। और यहां पर क्या होगा, जिस ये जुमला कि स्मॉल सैंपल साइज इसके रिवर्स विद लार्ज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो हम क्या करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन करवाने लगा। बज़ाहिर तो वो बाइनोमियल का होगा, बज़ाहिर तो बाइनोमियल का होगा, लेकिन उसको बाइनोमियल से सॉल्व करना बेवकूफ़ी होगी। ऐसा हरगिज नहीं, वो बाइनोमियल से सॉल्व नहीं होता, वो बाइनोमियल से सॉल्व होगा, पर उसको बाइनोमियल से सॉल्व करना बेवकूफ़ी होगी। वो कैसे, अभी देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं पहले एक। ये आई कैप की सही टेक्स्ट का क्वेश्चन है। 3.5 में ये पढ़ेंगे टॉपिक। आप 3.5 टॉपिक यही है आई कैप सही टेक्स्ट में, पॉइजन एज एन अप्रोक्सीमेशन फॉर द बाइनोमियल, और जो क्वेश्चन कराने लगा हूं वो 3.5 है। ठीक है। कह रहा है कि अ बैग कंटेन टेन ट्रिपल 940 ब्लैक डिस्क एंड डिस्क एंड 60 white disk from which 1000 is are taken at random. ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें और इस क्वेश्चन की जो नेचर को देखें, थोड़ा सा हल्का सा अगर आइडिया लें,
उसने कहा अ बैग कंटेन 99940 ब्लैक डिस्क, एक बैग है जिसमें ब्लैक डिस्क 99940 है, और 60 जो है वो हमारे पास वाइट डिस्क है। तो अगर मैं इसका स्केच बनाऊं थोड़ी देर के लिए, अभी इंशाल्लाह स्केच बना कर रेस कर देंगे। हमने कहा हमारे पास दो तरह के आउटकम्स हैं, एक ब्लैक डिस्क है हमारे पास और वाइट डिस्क है। और यहां पर हमारा टोटल आ जाता है, सही। उसने कहा जो ब्लैक डिस्क है हमारे पास वो 99940 है, वाइट डिस्क 60 है, टोटल हमारे पास 1000। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल विल कंटेन 5 वाइट डिस्क? हमारे सैंपल में हमें 5 वाइट डिस्क चाहिए। इसका मतलब हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो वाइट डिस्क है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी। तो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी देखें, हमें बाइनोमियल के फॉर्मूले में क्या चाहिए था? बाइनोमियल का फॉर्मूला है क्या? बाइनोमियल का फॉर्मूला को बताएं, NCX मल्टीप्लाई बाय P की पावर X मल्टीप्लाई बाय Q की पावर N माइनस X, ये बाइनोमियल का फॉर्मूला है। तो हमें पता चल गया हमारा N कितना है। हमने कहा हमारा N 1000 है, फ्रॉम विच 1000 डिस्क, 1000 डिस्क में से सिलेक्शन करनी है, यानी कि N जो है वो 1000 आ गया। X कितना? उसने कहा 5 डिस्क, X 5 आ गया। अब मुझे P और Q चाहिए, P और Q चाहिए। जब हमने P लिया तो देखते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आया। तो P के लिए हमने फाइंड किया, हमारे पास वाइट डिस्क 60 है आउट ऑफ 1000, ये प्रोबेबिलिटी P आ गया। और Q की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? आपको पता है कि 1 माइनस P जो है वो Q होता है। तो Q जो है हमारे पास 1000 में 60 माइनस करें, ये वाला आ जाएगा। Q जो है 9940 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर? तो अब ठीक है, इसको बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं पहले। अगर इसको मैं बाइनोमियल से ही सॉल्व करूं तो सूरत हाल क्या होगी मेरे पास? सूरत हाल कुछ ये होगी, N कितना 1000, तो 1000 C 5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसको लिख सकते हैं आप 0.060 भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको इजाज़त है, ठीक है नी? लिख सकते हैं इसकी जगह 0.060 बिल्कुल लिख सकते हैं कि पावर 5 मल्टीप्लाई बाय, और इसकी जगह डेसिमल में भी वैल्यूज लिख सकते हैं। आंसर आ जाएगा 99.940 की पावर 1000 माइनस 5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 995, ऐसे ही आ जाएगा। और जरा इसको कैलकुलेटर सॉल्व करें, देखते हैं आंसर क्या आता है। सॉल्व करें जरा। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.060 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 99.940 की पावर 995। अगर आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो कैलकुलेटर इसका आंसर आपको नहीं दे रहा, ठीक है।
अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो बार बार मैथ एरर दे रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो बहुत लार्ज चले गए, वैल्यूज बहुत लार्ज चले गए, मतलब 99 की पावर 995, मतलब वेरी लार्ज वैल्यूज होने की वजह से। तो कैलकुलेटर कहता है कि भाई मेरे से तो नहीं इसका आंसर दिया जा रहा। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाए कि हमने बहुत ज्यादा लार्ज में से बहुत कम की सिलेक्शन देनी है, तो इससे बेहतर है कि आप नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करें। अच्छा, इसका हरगिज ये मकसद नहीं है, मतलब ये नहीं कि सॉल्व नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सॉल्व हो सकता है अगर मैं इस सब को अलग, इन सब को ब्रेक कर दूं। जैसे कि मैं ये कर लूं 1000C5, अगर मैं सिर्फ इसको ले लूं 1000C5, तो 1000C, अच्छा इसको मैं जरा वांग कर देता हूं ताकि आपके साथ विजिबल अच्छा हो जाए। अच्छा, इसका हरगिज मकसद ये नहीं है, अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो डायरेक्ट सॉल्व करने में मेरा पास तो मैथ एरर आ रहा है, शायद आपके यहाँ आंसर आ जाए, पॉसिबल है, मेरे पास मैथ एरर आ रहा है। अच्छा, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये इम्पॉसिबल टू सॉल्व है, इम्पॉसिबल टू सॉल्व है, इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। भाई जब बाइनोमियल का क्वेश्चन है, बाइनोमियल का क्वेश्चन बाइनोमियल से ही नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होगा। इम्पॉसिबल टू सॉल्व नहीं है, ये पॉसिबल टू सॉल्व है, लेकिन हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि देखें जिस बंदे को ये बात नहीं पता होगी वो कहेगा भाई लगता है ये डाटा सही नहीं है, इस वजह से मैथ एरर आ रहा है। उसको एक टेक्निकल बात नहीं पता थी जो कि अभी आपको भी नहीं पता, तो एट द एंड में आपको बताऊंगा इसमें साथ क्या करना, लेकिन अभी हम ट्राई करें कि ये बाइनोमियल से ही सॉल्व हो जाए। तो हमारे पास, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1000C5 मल्टीप्लाई बाय 0.060 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 99.940 की पावर 995। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को जरा अलग अलग सॉल्व करते हैं। जरा हमने कहा इन तीनों को जरा अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। फिर देखते हैं क्या सूरत हाल निकलती है, क्या फिर भी इम्पॉसिबल आता है। तो जब मैंने 1000C5 किया तो उसका आंसर जो मेरे पास आ रहा है वो मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहा हूं, तो आपने भी उसमें लिख लेना 8.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12। तो देखिए अच्छा खासा मिलियन बिलियंस में आंसर गया हुआ, बल्कि ट्रिलियंस में आंसर गया हुआ सिर्फ इसी का ही, मल्टीप्लाई बाय, उसको देखते हैं 0.06 की पावर 5। अच्छा, इसका आंसर आ रहा है 7.776 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, यानी कि नेगेटिव आंसर गया हुआ। इसका आंसर देखते हैं, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है जी, ये इसका आंसर हो गया, ये बोले इसका आंसर हो गया। अब इसका आंसर देखते हैं 99.940 की पावर 995। लो जी, इसकी वजह से आंसर इन्फिनिट दे रहा है। ये आंसर में असल में मैथ एरर नहीं आ रहा है, आंसर इन्फिनिट आ रहा है, आंसर बहुत लार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से कैलकुलेटर इन्फिनिट दे रहा है। इसको जरा देखते हैं एक और तरीके से। क्योंकि बहुत वेरी 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 लार्ज वैल्यूज होने की वजह से कैलकुलेटर आंसर इसका, फिलहाल तो कैलकुलेटर मैथ एरर दे रहा है, यानी कि ये मैथ एरर नहीं है, असल में ये इनफिनिट आंसर चले गया। तो आंसर कुछ हैवी हो गया, ठीक।
ठीक है, ये भी कैलकुलेट हो गया, ये कैलकुलेट नहीं हो रहा, यानी कि इसका आंसर तकरीबन इनफिनिट के करीब करीब आ रहा, बहुत बहुत लार्ज है, मतलब इतनी ज्यादा वैल्यूज लार्ज होती है सिर्फ इसके इनफिनिट की वजह से। तो हमने कहा कि हमारे पास हम बाइनोमियल से इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब बाइनोमियल से कैलकुलेशन क्यों नहीं कर सकते, अब उसकी रीजन सुन लें, ठीक है। अब उसकी रीजन सुन लें। हमने क्या क्वेश्चन तो बाइनोमियल का, और जो कि हमने बाइनोमियल का सारा क्राइटेरिया अप्लाई किया, हमें बाइनोमियल की सारी चीजें मिल गई, हमें n भी मिल गया 1000, x भी मिल गया, p भी मिल गया, q भी मिल गया, लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा। हमने बड़ी कोशिश की, हमने जब डायरेक्ट सॉल्व किया तो मैथ एरर आ रहा, मैथ एरर आ रहा है। अगर मैथ एरर आ रहा है तो हमने कहा चेक किया मैथ एरर आ किस वजह से रहा। हमने कहा पहला हिस्सा भी सॉल्व हो गया, दूसरा हिस्सा सॉल्व, हमने कहा तीसरा वाला हिस्सा इम्पॉसिबल इनफिनिट आ रहा है, तकरीबन बहुत लार्ज आ रहा है, इसका पता नहीं चल रहा क्या। अच्छा, ऐसा हरगिज नहीं, ये पता नहीं चल सकता, बिल्कुल पता चल सकता है कि अगर आप कैलकुलेटर की सारी वैल्यूज लिख लो, ये काफी 10 की पावर पता नहीं कितनी जाएंगी वैल्यूज, तो या एक्सेल में इसको फॉर्मूले में पुट करके एक्सेल आपको शायद बता दे कि इसका आंसर क्या आता है, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेटर की इतनी रेंज नहीं होती कि वो इतनी हैवी पावर को कैलकुलेट कर पाए, इसलिए वो कहता है कि भाई ये मैथ एरर है, यानी कि बहुत वेरी लार्ज वैल्यूज है। तो हमने कहा कि क्योंकि ये बाइनोमियल सब सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, आई कैप ने अगर एक क्वेश्चन दे दिया तो हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि भाई जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने तभी सोच लेना था, आपने तभी सोच लेना था इस क्राइटेरिया के बारे में, आपने तभी सोच लेना था इस क्राइटेरिया के बारे में। आपने ये दो स्टेटमेंट याद क्यों नहीं की, अगर आपको ये दो स्टेटमेंट याद होती तो आपको इतनी मुश्किल फेस ना करनी पड़ती। वो दो क्राइटेरिया क्या था, हमने कहा सैंपल साइज लार्ज हो, सैंपल साइज सैंपल साइज स्मॉल हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लार्ज हो, बाइनोमियल लगा दो। और हमने कहा था सैंपल साइज ज्यादा हो, सैंपल साइज लार्ज हो, एन लार्ज हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्मॉल हो, तो पॉइजन लगा दो। अब चेक करो क्राइटेरिया, इसमें जो क्राइटेरिया क्वेश्चन का पूरा हो रहा है क्या पॉइजन का हो रहा है। ऑल्दो क्वेश्चन बाइनोमियल का है, हमें बाइनोमियल से करना चाहिए, लेकिन बाइनोमियल से सॉल्व हो नहीं रहा। अगर बाइनोमियल से जहां क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता वहां हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। इसलिए तो कहा है कि पॉइजन को अप्रोक्सीमेशन के तौर पर यूज किया जाता है अगर बाइनोमियल के क्वेश्चन में कहीं मसला आ जाए, ठीक है, जैसे कि हमें मसला आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप गौर करें कि इस क्राइटेरिया क्या सैंपल साइज लार्ज है, ये देखें 1000, ये देखें जो 30 है, ये जो 1000 है, ये n से ग्रेटर n ग्रेटर देन 30 है कि नहीं है, यानी कि n लार्ज हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेक करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ रही है 0.06, 0.06, 0.06 का मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ रही है बहुत स्मॉल आ रही है, यानी कि आपके पास 6% आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 6% है। तो हमने कहा कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से कम है या नियर टू 5% है, 6% हो गया, 6.5% हो गया, और 5 से तो कम पर तो 100% पॉइजन लगाना है ना, तो हमने कहा 6% आ रहा है, यानी कि n लार्ज है, सैंपल साइज लार्ज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्मॉल है। हमने कहा भाई ये तो पॉइजन की पूरी कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो बाइनोमियल की जगह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लो, ठीक है। हमने कहा ठीक है, अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लेते हैं। तो जैसे हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज की, हमने कहा उसका फॉर्मूला क्या था, हमने कहा पॉइजन का फॉर्मूला था e की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर x, और यहां से x का फैक्टोरियल था। हमने कहा ये फॉर्मूला था। म्यू हमने कहा ये तो एवरेज था। अच्छा सम ये याद रखिएगा बात कि ये जो मीन है, कुछ बुक्स इसको लैम्डा भी लिखते हैं, तो लैम्डा लिखा हो या मीन लिखा हो बात एक किया, ठीक है ना। तो हमने कहा ई, हमने कहा ई क्या है, ई तो हमारे पास आयलर नंबर है और ई हमारे पास नेपियर कांस्टेंट है। इस ई के भी दो नाम है, ये लिख लीजिएगा, इस ई को आयलर नंबर भी कहते हैं
आइलर्स नंबर भी कहते हैं और नेपियर कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको आइलर नंबर भी कहते हैं और नेपियर कांस्टेंट भी कहते हैं, जो कैलकुलेटर में आपको रेड कलर का ही नजर आ रहा होता है। तो हमने कहा भाई मीन नहीं है हमारे पास, हमने कहा कोई मसला नहीं है, मीन तो हमारे पास आ जाता है जब हम n और p को मल्टीप्लाई करते हैं। n और p को मल्टीप्लाई करने से मीन आ जाता है। हमने कहा n कितना, हमने कहा n तो 1000 है, 1000, और p कितना है, हमने कहा 60/1000, 60/, np से हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो 1000 से कैंसिल हो गया, तो मीन कितना आ गया, 60। तो फॉर्मूला बना e की पावर -60 मल्टीप्लाई बाय 60 के पावर x कितना है, कितनी डिस्क थी, x कितना है हमारे पास 5, तो 60 की पावर 5 आ जाएगा डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल। जरा इसको सॉल्व करें, क्या ये सॉल्व होता है, चेक करें जरा। इसको सॉल्व करें, शाबाश। जी आंसर आया, तो इसका आंसर आ गया e की पावर माइनस मीन कितना आया था, n कितना था 1000, और मीन आया था हमारे पास n और p कितना था हमारे पास 60 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, e की पावर -60 मल्टीप्लाई बाय 60 की पावर 5 डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल। तो आंसर इसका आ रहा है हमारे पास 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -20। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास आंसर आ गया। देखें इस तरह ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है जी, तो आपने इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक तो हमने इसी क्वेश्चन को देखा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन चेंज किया कि हमने कहा था कि हमारे पास 5 वाइट डिस्क चाहिए। अब एग्जामिनर ने प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नहीं बताई, हमने कहा पी कितना है 60 में से 1000, तो अगर 60 डिवाइड बाय 1000 करें तो 0.06 आ जाएगा हमारे पास, 0.06 आ जाएगा। तो जब 0.06 हमारे पास पी आ गया तो क्यू क्या आएगा 1 माइनस 0.06, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, क्यू का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.06 ये आ जाएगा, और अगर हम 1 में से माइनस करें 0.06 को
0.060, तो क्यू सॉरी आ जाएगा हमारे पास 0.94। इसको रेस कर लीजिएगा। 0.94 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। 0.94 की पावर आप करेंगे 995, तो आपका आंसर ये वाला भी आ जाएगा। अब आपका आंसर ये वाला भी आ जाएगा। अगर आप ये करते हैं कि 0.94, तो ये वाला आंसर आ गया आपके पास 1.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27। ठीक है, अब देखते हैं इन तीनों को सॉल्व करते हुए हमारा फाइनल आंसर क्या रहा। अच्छा, ये तो नोट कर चुके ना आपकी पॉइजन से आंसर आ रहा है 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -20। फिर इसमें एक और चेंजिंग करवानी है, वो आपको एंड में बताऊंगा। इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, आपने सिर्फ 10 की पावर पहले वाली वैल्यू को सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना, बस सिर्फ इनको मल्टीप्लाई, इनको आपस में कुछ नहीं करना, आपस में इनको आपस में जस्ट एंड में प्लस माइनस करना है आपने। तो 8.25 मल्टीप्लाई बाय 7.776 मल्टीप्लाई बाय 1.829, तो आंसर आ गया आपके पास 117.33 117.33 मल्टीप्लाई बाय, अब इन सबको आपस में प्लस माइनस कर लो, तो 12 - 7 करें तो हमारे पास आंसर 5। ठीक है, तो 12 - 7 करें तो हमारे पास था 5 -27 करें तो 22 बनता है, यानी कि मल्टीप्लाई 10 के वो -22 बनता है। तो बाइनोमियल से ये क्वेश्चन बनता है, हमारे पास ये आंसर आता है। तो बाइनोमियल से आंसर लिखने के बजाय आप इस सारे क्वेश्चन को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से कर लें। ठीक है जी, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये है जो आई कैप ने दिया हुआ है, अब वो देखेंगे क्या है। ये जो अभी क्वेश्चन करवाया पॉइजन से और बाइनोमियल से, आप बेशक इसको इग्नोर भी कर दीजिएगा, बस ये थोड़ी सी हल्की सी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ठीक है, अच्छा जी, तो जो अब क्वेश्चन जो करवा रहा हूं जो आई कैप के अकॉर्डिंग है, अब उसके ऊपर फोकस कर लीजिए। और जो पहले वाले क्वेश्चन है सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, सारा क्वेश्चन यही है। आई कैप ने कहा कि आपके पास जो एन है वो 1000 है, ठीक, और आपके पास जो प्रोबेबिलिटी पी है 0.0006 है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और उसने कहा इसको सॉल्व करो। हमने कहा क्वेश्चन तो बाइनोमियल की तरह लग रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरी स्मॉल है। देखें 5% से कितने कम है, अच्छी खासी 5% से कम है, और सैंपल साइज लार्ज सैंपल साइज है, उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्मॉल है। हमने कहा भाई इसको तो पॉइजन से करना चाहिए, तो हमने क्या किया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिख लिया। हमने कहा e की पावर -μ मल्टीप्लाई बाय μ की पावर x का फैक्टोरियल। पिछले वाले एग्जाम्पल को बेशक इग्नोर कर दीजिएगा, आप इस वाले एग्जाम्पल को याद रख लीजिएगा एग्जाम प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो हमने कहा हमें मीन चाहिए। हमने कहा जो मीन होता है वो सम टाइम लैम्डा भी होता है, फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय p। n कितना है 1000, p कितना है 0.0006, तो मीन कितना आ गया 0.6। हमने कहा ये मीन आ गया। ठीक, हमने यहाँ पे मीन लिख लिया। हमने कहा e की पावर -0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 की पावर
5 डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल। तो हमने किसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। e की पावर माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 0.35353536। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन बाइनोमियल का लग भी रहा है, लेकिन अगर आपने ये चेक कर लिया कि इसका सैंपल साइज और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, तो आप इस बाइनोमियल के क्वेश्चन को पॉइजन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से देखें आप। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। ठीक है, और अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर अपने बाइनोमियल वाले तरीके से करूं, तो बाइनोमियल वाले तरीके से कैसे होगा, अब ये हमने पॉइजन से किया ना, हम अपने इसी वाले क्वेश्चन को जरा बाइनोमियल से चेक करते हैं, देखते हैं ये वाला आंसर आता कि नहीं आता। तो बाइनोमियल का फॉर्मूला NCX मल्टीप्लाई बाय P की पावर x मल्टीप्लाई बाय Q की पावर n माइनस x आ गया। n कितना है 1000, C कितना 5, P कितना 0.0006 की पावर 5। अगर P ये है तो Q क्या होगा 1 माइनस पी, तो Q क्या होगा 1 माइनस पी। तो अगर P 0.0006 है तो Q क्या होगा 1 माइनस पी, तो आंसर है 0.994। ये मेरे पास आ जाएगा, आई थिंक सो। इसको जरा चेक कर लीजिएगा। ये मेरे पास Q आ जाएगा। तो Q मेरे पास क्या आ गया 1 माइनस 0.006। तो 1 माइनस पी क्या, ये Q आ गया। तो Q मेरे पास आ गया 0.994 की पावर 1000 माइनस 5 करें तो आंसर कितना आएगा 995। इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो आंसर आया था इसका 0.00035। तो देखें बिल्कुल तकरीबन सेम है, से लास्ट डिजिट में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। ठीक है इसमें, लेकिन बाकी 5 डिजिट जो है, फर्स्ट 5 डिजिट जो है वो क्या कर रहे हैं, वो टैली कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन बाइनोमियल का है तो वो बाइनोमियल से भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर आप उसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से करना चाहते हैं तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से भी सॉल्व हो जाएगा। सम टाइम यहाँ पर पावर बहुत ज़्यादा आ रही होती है, ठीक है, तो सम टाइम सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन। अगर ना भी हो रहे हो तो आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब आपने सिर्फ बस ये वाला क्वेश्चन, ये 3.5 जो एक्चुअल है, ये आई कैप का एक्चुअल क्वेश्चन है। वो पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी अमेंडमेंट की थी, इस वजह से आंसर में काफ़ी वेरिएशन आई थी। तो ये एग्जैक्ट उस पैटर्न पर है। तो आप देख रहे हैं हमने इसे एक सेम क्वेश्चन है, उसको पॉइजन से भी किया और उसको बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन से भी किया, तो दोनों से हमारा जो आंसर आ रहा है वो ठीक आ रहा है। तो इसको आप जल्दी से देख लें ज़रा। फिर एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको।
एक और क्वेश्चन लिखे, ये भी आई कैप स्टडी टेक्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है। बस ये वाली कंडीशन याद रखनी है कि अगर हमारे पास सैंपल साइज लार्ज है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेक्स स्मॉल है तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन करवाया था उसका मकसद सिर्फ ये था, समटाइम बाइनोमियल में पावर बहुत ज्यादा आने से वो तकरीबन हमारा आंसर इनफिनिट चल जाता, वो इनफिनिट आंसर होने की वजह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व नहीं करवा रहा होता, तो हम पॉइजन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन ये है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, आई कैप का प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 वो कहता है कि 10% ऑफ होम्स इन लार्ज टाउन, 10% ऑफ homes in large town have one or more family member, have one or more family members of 90 year or more, of 90 year or more। ठीक, use the Poisson distribution, use the Poisson distribution। अब ये सिंपल क्वेश्चन है पॉइजन का, use the Poisson distribution to estimate the probability that a random sample of 10 homes, to estimate random sample of 10 homes will contain 2 homes, will contain 2 homes with a occupant or occupant in that age range within in that age range। ये क्वेश्चन है हमारे पास। उसने कहा 10% ऑफ होम इन लार्ज टाउन, एक लार्ज बहुत बड़ा टाउन है, उसमें से 10% हैव वन और मोर फैमिली मेंबर, जिनके जो फैमिली मेंबर हैं एक या एक से ज्यादा हैं, ऑफ 90 ईयर और मोर। कहता है इतने बड़े टाउन में से 10% घर ऐसे हैं जिनका एक बंदा या एक से ज्यादा बंदा 90 या 90 साल से ज्यादा, ठीक है, अच्छे खासे बुजुर्ग रहते हैं उस फैमिली में। यूज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करें टू एस्टिमेट दैट रैंडम सैंपल ऑफ 10 होम। हमें पता चल गया सैंपल कितने का उठाना है, 10 का उठाना है, हमें पता चल गया n इज इक्वल टू 10 है। विल कंटेन 2 होम्स, हमने कहा कितने x कितने, उसने कहा सिर्फ 2 घर उठाने हैं। तो हमने कहा और 10% क्या हो गया, ये 10% हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी, 10% हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि 0.1 होगी, ठीक है। उसने कहा यूज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसने कहा है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करो, हालांकि हमें जो क्राइटेरिया नजर आ रहा है n 10 है, हमने कहा बाइनोमियल ये कहता है n स्मॉल हो, यानी कि 30 से कम हो, तो 10 30 से स्मॉल, 10 तो 30 से कम है, और 10% हमने कहा पॉइजन कहता है कि 5% से कम, पॉइजन कहता है
कि जो P है, ये मैं पॉइजन लिख रहा हूं, पॉइजन कहता है जो आपका P है ये लेस देन 5% हो, ये तो 10% है। और सैंपल साइज पॉइजन कहता है कि n लार्ज होना चाहिए, यानी कि कम से कम ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, ये तो n 10 है, यानी कि बाइनोमियल वाली शक्ल लग रही है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या कहा, एग्जामिनर ने कहा मुझे इसको पॉइजन से करके दिखाओ। हालांकि हमारा ख्याल ये था कि हम इसको बाइनोमियल से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बाइनोमियल के लिए देखें जरा, मुझे 10% P मिल गया, और ये थोड़ा सा सब्र करना है, P आ गया मेरे पास 0.1, तो Q क्या आएगा 0.9, ऑब्वियस बात है। N कितना है हमारे पास 10, X कितना है 2, सारी बाइनोमियल की चीजें पड़ी हुई हैं। जब सारी बाइनोमियल की चीजें पड़ी हुई हैं तो हम जरा बाइनोमियल अप्लाई करते हैं थोड़ी देर के लिए। NCX, N कितना है 10C2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अच्छा, विद एन ऑक्यूपेंट और ऑक्यूपेंट इन दैट एज रेंज, कहता है 10% वो चाहिए जो इस एज रेंज को पहुंच जाते हैं, तो 10% पहुंच रहे हैं, तो 0.1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9 की पावर 10 - 2 8, तो जरा देखिए आंसर क्या आता है। सॉल्व करें इसको जरा, शाबाश। (10C2 मल्टीप्लाई 0.1 की पावर 2 0.9 की पावर 8, आंसर आ गया 0.194, राउंडिंग करूं 0.194, तो बाइनोमियल से ये वाला आंसर आता है, बाइनोमियल से आंसर ये वाला आता है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या कहा, एग्जामिनर ने कहा भाई बाइनोमियल ना लगाओ, मुझे इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करके दो। हमने कहा ठीक है भाई पॉइजन से कर देते हैं आपको। तो हमने कहा पॉइजन के लिए मीन चाहिए होता है, मीन तो तुम्हें बताया ही नहीं है। उसने कोई मसला नहीं है, P गिवन है, हमने कहा गिवन, उसने कहा N गिवन है, हमने कहा बिल्कुल गिवन है, उसने कहा N और P को मल्टीप्लाई करके मीन निकाल लो, तो हमने कहा मीन इज इक्वल टू NP होता है। N कितना है हमारे पास 10, P कितना है 0.1, तो मीन कितना आ गया, हमने कहा 1 आ गया, तो उसने कहा सॉल्व कर लो, तो E की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई म्यू की पावर x, यानी कि दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। देखिए आंसर क्या आता है सर, चेक करें। आंसर आता है 0.184, 0.184। अज्यूम करें हमारा एमसीक्यूज पेपर है, हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, 0.19 भी अवेलेबल है, 0.194 भी अवेलेबल, तो बताएं हम किस ऑप्शन को सही करेंगे। और अज्यूम करें सी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, ऑप्शन ए क्या है 1.94, सॉरी 0.194, ऑप्शन बी क्या है 0.18। एक सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में कह रहा है बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। तो बताएं इन तीनों ऑप्शन में से मैं किस ऑप्शन को सही करूंगा, मैं 100% इस ऑप्शन की तरफ मूव करूंगा। क्यों, मुझे ऑल तो पता है भाई क्या ये आंसर गलत है, हमने कहा भाई आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ये बाइनोमियल के हिसाब से सही है, पॉइजन के हिसाब से सही नहीं है ये, क्योंकि एग्जामिनर ने ये लफ्ज लिखकर मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैं पॉइजन नहीं लगाऊं। अगर ये लफ्ज ना लिखा होता तो मैं बिल्कुल इसको बाइनोमियल से करता, क्योंकि इसमें बाइनोमियल की कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा पूरी हो रही हैं, सैंपल साइज स्मॉल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से ज्यादा है, बाइनोमियल लगना है अगर क्वेश्चन साइलेंट होता। क्योंकि एग्जामिनर ने कहा पॉइजन लगाओ, तो हम अब बाउंड हो गए, हम अब पॉइजन से ही उसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइजन जो है वो सम टाइम बाइनोमियल की अप्रोक्सीमेशन के तौर पर यूज होता है, और अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आपको मैंने ये करवा दिया, ठीक है। क्वेश्चन बाइनोमियल का था, बाइनोमियल से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम पॉइजन से भी सॉल्व कर सकते, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, जो कि हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी।
नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज के लेक्चर में से ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और एक जो ये वगैरह से दो क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चंस को आपने देखना है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? हमने कहा हमारे पास वेरिएबल्स में दो वेरिएबल्स होते हैं, ये हमने पढ़ा था, ये बहुत बार बात कर चुका हूं आपसे पहले भी। दो तरह के वेरिएबल्स, एक डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं और एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है? हमने कहा हाइपर होती है, बाइनोमियल होती है और पॉइजन होती है। ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट के लिए होती है। और अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा है, यानी कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये किसके लिए होती है? ये फॉर कॉन्टिन्यूस डाटा, ये कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए होती है। और कॉन्टिन्यूस डाटा में फॉर एग्जांपल वेट आ गया, हाइट आ गया, एज आ गया, आपकी स्पीड आ गई, ये सारे कॉन्टिन्यूस है। अगर कॉन्टिन्यूस है, यानी कि कॉन्टिन्यूस डाटा मीन कि कोई भी इंटरवल जो है वो स्पेसिफिक नहीं आ रहा, यानी कि कोई गैप नहीं आ रहा, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान कोई गैप नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल हमारी एज है, आज मैं 1 साल का, कल 2 साल का नहीं होऊंगा, ठीक है। जो मेरी एज है और वो कॉन्टिन्यूटी के साथ इंक्रीज हो रही है, उसमें कोई गैप नहीं आ रहा। तो इस तरह की अगर हमें कॉन्टिन्यूस डाटा आ जाए और अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रॉपर्टीज को समझा जाए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा खासा डिफाइन करती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी, it has bell shaped symmetric curve। ये क्या है? ये एक बेल शेप की तरह होती है और ये सिमेट्रिक कर्व होती है। बेल शेप्ड सिमेट्रिक कर्व होती है। कैसे? ये देखिएगा, याद है सिमेट्रिक कर्व मीन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक कर्व मीन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बाइनोमियल जो है ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम कैसी होती है आपको पता ही है, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम। और ये देखिए एक बेल शेप कर्व होती है, ठीक हो गया। सेकंड, अगर ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल शेप सिमेट्रिक कर्व कह लें या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, सही हो गया। अगर ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो याद है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है? हमने कहा अगर एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऑब्वियस बात है यहां पर जो मीन होगा वही मीडियन होगा और वही हमारा मॉड होगा। यानी कि ये जो हम्प होगा यहां पर जो होगा वही मीडियन होगा, वही हमारा मॉड होगा, यानी कि मीन मीडियन मॉड यहां पे इक्वल होगा, सही हो गया। अच्छा जी, सेकंड प्रॉपर्टी,
इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है। अगर आप डायग्राम पर गौर करें, मैंने इसको एक्सिस से नहीं मिलाया हुआ, इसको मैंने एक्स एक्सिस से मिलाया नहीं हुआ। एक्स एक्सिस से ना मिलाने का मतलब है कभी वैल्यू जीरो नहीं होने वाली, यानी कि इसकी रेंज क्या होगी, यहां से जाता ही जाएगा, ये जाता ही जाएगा, ये जाता ही जाएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिट है, और यहां से आगे ऑनवर्ड मूव करते जाएगा, यानी कि ये प्लस इन्फिनिट है। रेंज क्या हुई, माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, माइनस से प्लस इन्फिनिट तक इसका रेंज। सही हो गया। जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरिया। हम इस कर्व के एरिया की मदद से प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, हमने कहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया 1 होता है। 1 का मतलब 100%। ये 100% कैसे होता है, ये देखें, मैंने इस पूरी डायग्राम को यहां से हाफ कर दिया। ये इंटरनल जो है, ये सारा एरिया मेरा, ये सारा एरिया, ये एरिया है। इस रेड लाइन से ये लेफ्ट वाला एरिया जो है, ये 50% होता है, 50% होता है। 50% मीन 0.5, और ये राइट वाला एरिया भी 50% होता है, यानी कि 0.5। तो 50 50 100 हो गया, 0.5 0.5 1 हो गया, 0.5 0.5 1 हो गया, ठीक है। और अगर मैं क्वार्टाइल्स की लैंग्वेज में बात करूं, या डिसाइल की लैंग्वेज में, या परसेंटाइल की लैंग्वेज में, तो देखें, हमने कहा मीडियन दैट इज Q2 होता है। Q2 यहां है, तो मान लें कि अगर Q2 यहां है, तो यहां से यहां तक का जो मिड होगा वो Q1 होगा। Q2 यहां है, तो यहां से मैक्सिमम का जो मिड होगा दैट इज Q3, वो हमारे पास Q3 होगा, और यहां हमारे पास Q2 आ गया। तो हमने कहा यहां से यहां तक कितने परसेंट होता है डाटा, 25%। Q1 से Q2 कितने फीसद, 25%। Q2 से Q3 तक हमने कहा 25, Q3 से मैक्सिमम हमने कहा 25। तो देखें 25 ये 50 हुआ, और 25 ये 50 हुआ, तो टोटल 100% हमारे पास एरिया होता है, और टोटल एरिया डेसिमल फॉर्म में 1 होता है। और आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से कभी एक्सीड नहीं करती, 100% से कभी एक्सीड नहीं करती। सही हो गया। अच्छा, और आपको बता चुका था जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए होता है। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लीजिएगा, फॉर कॉन्टिन्यूस डाटा, ये कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर क्वार्टाइल डेविएशन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपसे पूछा जाए कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, कि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, बस आपने इस फॉर्मूले को एज इट इज याद रख लेना है, इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी मैं खुद करवा दूंगा। तो इसका फॉर्मूला ये होता है 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्वार्टाइल डेविएशन का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है। आपने इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। सम टाइम एग्जामिनर क्या करेगा, वो कहेगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 3 है, फाइंड कर दो क्वार्टाइल डेविएशन। तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन का 3 रखिएगा, 3 से कैंसिल, तो क्वार्टाइल डेविएशन 2 आ जाएगा। वो कह सकता है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6, यहाँ पे 6 रख देगा। फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन, तो 3 1 3 2 6, 2 2 4, आप कहेंगे क्वार्टाइल डेविएशन 4 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपको समटाइम हेल्प करेगी आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाने में, ठीक। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन में एक और उसने कहा, एक और कि 2 quartiles
आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम मीन। जो दो क्वार्टाइल्स होते हैं, ठीक, उनका जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। किससे बराबर होता है? उसने कहा मीन से। अब ये देखें, टू क्वार्टाइल्स का मतलब है, ये देखें मीन मीडियन मॉड तो सेंटर में आ गया ना, देखें मीन मीडियन मॉड ये तो सेंटर में आ गया। अब दो क्वार्टाइल्स का, किन दो क्वार्टाइल्स का जो डिस्टेंस बराबर है मीन से? हमने कहा Q1 का मीन से डिस्टेंस है 25%, Q3 का मीन से उसका भी डिस्टेंस है 25%। हमने कहा इसका मीन, कौन से दो ऐसे क्वार्टाइल्स हैं? हमने कहा दो क्वार्टाइल, एक Q1 और एक Q3। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा? Q1 इक्वल होगा म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। ये 0.6745 सिग्मा क्या है? ये आपकी इसकी डेरिवेशन, जब मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि 0.6745 कहां से आया। ठीक है, अभी तक के लिए सिर्फ इस प्रॉपर्टी को याद कर लें। अगर Q1 है तो Q1 का फॉर्मूला होगा मीन प्लस 0.6745 सिग्मा। इसके ना अभी तो सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा ना, हर एक प्रॉपर्टीज के मैंने क्वेश्चन भी करवाने हैं, क्योंकि अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने समझना है। तो जैसे जैसे समझ लगती जाएगी हर एक प्रॉपर्टी भी अच्छे से समझ लगती जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल अपने पास प्रॉपर्टीज नोट कर लें, ताकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊं तो रेलिवेंट प्रॉपर्टीज का डिस्कस करूं तो आपको रेलिवेंट प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। Q3 क्या होगी? म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। Q1 के साथ देखें प्लस क्यों आया, Q3 के साथ माइनस क्यों आया? इसके पीछे वो लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? इंशाल्लाह जब आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी समझ आना शुरू हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली समझ लग जाएगा कि सर प्लस ही आना है, सर आप इसके साथ माइनस ही आना है। ठीक हो गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बाइनोमियल जैसी ही है। जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में था कि मीन म्यू इज इक्वल टू एनपी के इक्वल था। ठीक है, और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा, वो एन पी क्यू के स्क्वायर रूट के इक्वल था, और जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर वो एन पी और हमारा क्यू था। एक ये प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, ये बाइनोमियल वाली है, याद रखिएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यू ऑफ मीन है वो 0 होती है जी की, और जो वैल्यू ऑफ वेरिएंस है वो क्या है? 1 होती है। यानी कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को दो पैरामीटर मीन और वेरिएंस, इस दोनों की बात करूं तो ये बनता है Z01। Z01 का मतलब है ये Z0 जो है ये मीन को शो करता है, ये 0 जो है ये मीन को शो करता है, और ये जो वाला 1 है ये वेरिएंस को शो करता है। Z01 का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जो Z है, Z डिस्ट्रीब्यूशन है, ये Z डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये इंशाल्लाह कुछ देर बाद समझ लग जाएगा आपको। मीन 0 होता है, वेरिएंस 1 होता है, लेकिन अभी सिर्फ प्रॉपर्टी देख लें। ठीक है, और फिलहाल प्रॉपर्टीज काफी हैं इतनी, बस। ठीक है, खत्म हो गई प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज को देख लें। मेन प्रॉपर्टी क्या? ये बेल शेप सिमेट्रिक होती है, मीन मीडियन बराबर होते हैं, रेंज माइनस से प्लस इनफिनिट होता है, एरिया 1 होता है, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला ये, दो क्वार्टाइल्स फाइंड करने का फॉर्मूला ये, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ये बाइनोमियल वाला ही है। ठीक है, ये बात नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थोड़ी सेपरेट है कि जो मीन होगा वो 0 होगा, वेरिएंस 1 होगा। ठीक है, इसे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।